और बुलेटिन की शुरुआत पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ करेंगे, क्योंकि आज नया उछाल आया है। 2 दिन की स्थिरता के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर अब 106 रुपए 19 पैसे तक पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। अगर बाकी 3 महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 11 पैसे, डीजल 102 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। कोलकाता, वहां पर पेट्रोल 106 रुपए 77 पैसे, डीजल 98 रुपए 3 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 31 पैसे, डीजल 99 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। पिछले 17 दिन में पेट्रोल 5 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि पिछले 20 दिन में डीजल 6 रुपए 30 पैसे तक महंगा हुआ है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए रवीश, क्योंकि भोपाल में तो कीमतें आसमान छू रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कीमतें वहीं पर पहुंच चुकी हैं। बार बार सरकार ये कह रही है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो तमाम दूसरी तरीके की लागत सरकार की है वो पेट्रोल और डीजल के दाम से वसूली जाएगी। लोग क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं? जी बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इस ऐतिहासिक ऊंचाई पे क्यों पहुंची है, इसके पीछे सरकार भले ही तर्क दे रही हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह है सरकार की तरफ से ही लगाया जाने वाला वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल पर 33% तो डीजल पर 23% वैट वसूला जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति लीटर सेस भी लिया जाता है वैट लगने के बाद, और इसीलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पे होती है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भले ही इस वक्त पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल की डीजल आज की तारीख में 118 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई, और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त अनूपपुर में बिक रहा है। बालाघाट में 117 रुपए का पेट्रोल है। डीजल आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो 100 रुपए तक पहुंचेगा, वही डीजल आज अनूपपुर में 107 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये राजधानी है, भोपाल है। भोपाल में पेट्रोल 114 रुपए है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। रवीश, लौटूंगी मैं आपके पास। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए दिल्ली में तो वैसे ही लिविंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, अन्य चीजों के दाम भी बढ़े रहते हैं। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम भी बेतहाशा इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर तो लोगों की जेब पर बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। जी बिल्कुल, और दिल्ली वालों के लिए फिलहाल 2 चीजें इस वक्त बहुत चुनौती हैं नेहा, एक तो सब्जी और दूसरा पेट्रोल। अगर बात करें जिस तरह से 35 पैसे दाम बढ़े हैं, तो अब जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है वो 106 रुपए 19 पैसे हो चुकी है। आप समझ सकती हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। जबकि अगर डीजल की बात करें, डीजल के अगर आप दाम देखें तो जो रेट अभी बढ़े हैं उसके बाद 94 रुपए 92 पैसे, ऐसे में कुछ इक्का दुक्का ही ग्राहक दिखाई दे रहे हैं। हम अब बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, ये गाड़ी आपकी सर? अभी जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार डीजल पेट्रोल के, कितनी मुश्किल आ रही है सर? मुश्किल तो बहुत सारी आ रही है इसमें। रोज बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, और इस टाइम भी 95 से 94 कुछ पैसे है, और काफ़ी मुश्किल हो रही है आम आदमी के लिए। काफ़ी क्या कहते हैं, हर बार रोज के कभी 30 पैसे 40 पैसे रोज पैसे बढ़ रहे हैं इस पे। तो देखिए मुश्किल बिल्कुल आ रही है। देखिए ये इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, अमूमन जो मयूर विहार का पेट्रोल पंप है नेहा, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रवीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों संवाददाता भोपाल और दिल्ली से जानकारी देते हुए कि पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ते दाम ने किस तरीके से लोगों की जेब पर असर डाला है। बात अब पंजाब की करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू से अदावत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अमरिंदर के अगले कदम को लेकर महीने भर से अटकलें लगाई जा रही थी। इस ऐलान के साथ ये अटकलें खत्म हो गई हैं। हालांकि नई पार्टी वो कब बनाएंगे यह भी सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतूंगी। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment.
पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के महीने भर बाद आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सियासी भविष्य का सस्पेंस खत्म कर दिया। अपने मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल के ट्विटर हैंडल के जरिए कैप्टन ने अपनी नई टीम या नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। ट्वीट में कहा गया है, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नई पार्टी बनाने के बाद कैप्टन का झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का समाधान किया जाता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद है। इसके अलावा समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूहों, विशेष रूप से ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुट के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दरअसल कैप्टन किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए बीजेपी में शामिल होने की जगह उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया है। अमरिंदर तीनों कृषि कानूनों के मुखर विरोधी रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते आए हैं। आंदोलन में शामिल पंजाब के किसानों की तादाद काफी ज्यादा है। सीएम पद से इस्तीफे के बाद पिछले महीने दिल्ली आकर जब अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, तभी उन्होंने ये चीजें साफ कर दी थी। साथ ही बीजेपी में जाने की अटकलों को भी खत्म कर दिया था। नंबर 1, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर 2, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। दैट इज इनफ फॉर एट द मोमेंट। पूरे देश में मोदी लहर के बावजूद जब पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो पूरा श्रेय अमरिंदर सिंह को गया। लेकिन वक्त का बदलाव देखिए, पंजाब विधानसभा में उनके पास गिनती के विधायक हैं। हाल यह है कि कांग्रेस की नजर में उनकी हैसियत सिर्फ वोट कटवा की रह गई है। कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब का माइंड बना हुआ है कि किसी भी तरीके से इन कानूनों को थोपने वालों को माफ नहीं करना है। भाजपा को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है, और यदि कैप्टन उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो कैप्टन भी नुकसान उठाएंगे। जो कुछ उनकी रेस्पेक्ट है किसानों के मन में, पंजाब के लोगों के मन में, वो उसको खोएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू से अदावत की वजह से कैप्टन की कुर्सी चली गई। अब उनके सामने चुनौती पंजाब की सियासत में अपनी खोई हैसियत पाने की है। नई पार्टी उसी दिशा में पहला कदम है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। नवजोत सिंह सिद्धू की राह से अमरिंदर सिंह तो हट गए, लेकिन अब सिद्धू के निशाने पर आ गए हैं सीएम चन्नी। सूत्रों के मुताबिक अपना एजेंडा लागू कराने के लिए सिद्धू चन्नी सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी करने लगे हैं। आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है जिसके मुताबिक स्थिति यहां तक खराब हो गई है कि चन्नी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चन्नी साहब, सिद्धू साहब की नाराजगी खत्म हुई या नहीं? यार कोई नाराजगी नहीं है किसी दी। रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मैराथन मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इतना तो कह दिया कि किसी को कोई नाराजगी नहीं। चन्नी साहब, सिद्धू साहब की नाराजगी खत्म हुई या नहीं? यार कोई नाराजगी नहीं है किसी दी। लेकिन सूत्रों के जरिए उस बैठक को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे साफ हुआ है कि सिद्धू और चन्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज तक को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक अमरिंदर सिंह से दो हाथ करने वाले सिद्धू ने अपनी मिसाइल अब चन्नी की तरफ मोड़ दी है। बताया जाता है कि सिद्धू सरकार पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं और इससे चन्नी बुरी तरह परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार की मैराथन बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह की मौजूदगी में सिद्धू और चन्नी के बीच गर्मा गर्म बहस भी हुई। सूत्रों का कहना है कि उस बैठक में चन्नी ने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी और यहां तक कह दिया कि सिद्धू 2 महीने के भीतर अपना 13 सूत्रीय एजेंडा पूरा करके दिखाएं। पिछले महीने चन्नी सरकार के गठन के तुरंत बाद ही सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वो मंत्रिमंडल गठन, एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में अपनी पसंद न चलने को लेकर खफा थे। एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच दी लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ही आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ। सूत्रों के मुताबिक पंजाब राजभवन के गेस्ट हाउस में सिद्धू ने जो 13 सूत्रीय एजेंडा रखा था उसमें मांग की गई है कि एसटीएफ की रिपोर्ट में नशा कारोबार में शामिल जिन बड़ी मछलियों की तरफ इशारा किया गया है उन्हें गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। पीआरटीसी की लग्जरी बसों को बादल परिवार की मिल्कियत वाली बसों की जगह लेनी चाहिए। केबल कारोबार में बादल के वर्चस्व को भी खत्म करने की मांग सिद्धू के 13 सूत्रीय एजेंडे में है। सिद्धू का ये तेवर कांग्रेस हाईकमान को भी परेशान कर रहा है। कहा जाता है कि आला कमान ने सिद्धू से पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देने को कहा है, लेकिन क्या सिद्धू सिर्फ पार्टी संगठन तक केंद्रित रह पाएंगे? मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात कुशीनगर में आज हो रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कुशीनगर को आज मिलने जा रहा है एक बड़ा तोहफा। पीएम यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर कोलंबो से करीब 108 बौद्ध भिक्षुओं और गणमान्य लोगों को लेकर एक विमान कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 206 करोड़ की लागत से हुआ है। इस एयरपोर्ट के चालू हो जाने से बोध गया जैसे बुद्ध सर्किट के दूसरे केंद्रों तक जाना आसान हो जाएगा। यही नहीं, दूसरे देशों के बौद्धों का कुशीनगर आना भी आसान होगा। बौद्धों के लिए कुशीनगर अहम स्थान है। यहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आज कुशीनगर में पीएम को कार्यक्रम की अगर उनकी बात करें तो सुबह 9:55 पर कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10 बजे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। महानिर्वाण मंदिर में कार्यक्रम 11:25 पर रखा गया है। वहीं 1:20 पर विकास योजनाओं का शिलान्यास होगा। तो आज का ये कुशीनगर का कार्यक्रम और ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। इसे लेकर तमाम तैयारियां योगी सरकार की ओर से पूर्ण कर ली गई हैं। विकास योजनाओं का शिलान्यास 1:20 पर रखा गया है। वो तमाम योजनाएं जो लंबे वक्त से चल रही थी आज इनका लोकार्पण किया जाएगा। और ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो कोलंबो से यहां कुशीनगर आए हैं इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आगे चले। 206 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके लोकार्पण में आज प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। माइक निकाल दूं? आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। यूपी में ये तीसरा अपने आप में ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि तमाम सुविधाओं से लैस होगा और खास तौर पर फोकस इस तरीके का है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पर्यटक जो खास तौर पर यूपी में आएंगे बुद्ध सर्किट के होने के चलते उसकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। शुरुआत होगी इसी डिपार्चर गेट से। यहाँ से जो भी पर्यटक होंगे, जो भी आगंतुक होंगे वो यहाँ से आएंगे। इसके बाद ये सिक्योरिटी चेक होगा, यहाँ पे उनका लगेज चेक किया जाएगा, जिसके बाद में आप सीधे उनको यहाँ पर सामने की तरफ यानी कि चेक इन की तरफ आना है, जहाँ पर वो अपना चेक इन कर सकते हैं। और यहाँ से चेक इन करने के बाद में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस के जितने भी कस्टमर्स और जितने भी आगंतुक होंगे वो यहाँ से चेक इन कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ खासतौर पर अगर हम आपको दिखाएं कि सामने की तरफ जहाँ से इस वक्त पूरा प्रशासन का अमला आ रहा है, ये सिक्योरिटी चेक है अंदर के एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए। यानी कि यहाँ से चेक इन होने के बाद में सामने की तरफ जो आगंतुक है वो जा सकेंगे। अब हम आपको दाहिनी तरफ दिखाते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और आगंतुकों के लिए। इमिग्रेशन है ये, जहां पर इमिग्रेशन होगा। यहां पर इमिग्रेशन होने के बाद कस्टम विभाग का भी यहीं पे काउंटर है जहां पर चेकिंग होगी। उसके बाद अंदर से जो कि विदेशी पर्यटक यहां पर आएंगे। काफी मायनों में अगर देखा जाए तो कुशीनगर का ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट के मुकाबले काफी तौर पर जो है इसको काफी सारे बुद्धिस्ट मंक्स भी आए हुए हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बताएं। बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। बौद्ध जो स्थल हैं हमारे आसपास चारों तरफ,
यहाँ पे तो परिवहन हुआ था भगवान बुद्ध का, लेकिन इसके आसपास कई जगह और हैं और उसके एक और बड़ा दायरा बनता जो वहां पर है। तो इन सब के लिए, इनके उत्थान के लिए, यहाँ पे पर्यटकों के आने के लिए, बौद्ध लोगों के आने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से कितने इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स चलेंगी कंट्रीज के साथ? देखिए, ऐसा है कि एक बार अब लोकार्पण हो जाए, इसके बाद एक जो संदेश जाएगा, जितने हमारे बौद्ध देश, जिन देशों के अंदर बौद्ध धर्म का ज्यादा महत्व है, तो अपने आप वहां से फ्लाइट आने लगे। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे जनरल वीके सिंह, जो MOS सिविल एविएशन है। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म के लिए ये काफी महत्वपूर्ण जगह है और आज यहाँ पर जो लोकार्पण होने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके बाद यहाँ पर पर्यटकों का और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जो यहाँ पर कुशीनगर आना चाहते हैं, उनके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए काफी आसान हो जाएगा कुशीनगर के इस एयरपोर्ट की स्थापना से। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पौलमी साहा, कुशीनगर, आज तक। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर सैलाब और तबाही की तस्वीरें कुदरत के क्रोध की कहानी कह रही हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक जा पहुंचा है। NDRF की कई टीमें बचाव के मोर्चे पर तैनात हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। वो प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। आठ साल पहले केदारनाथ की आपदा के बाद उत्तराखंड ने हाल के सालों में पानी का ऐसा प्रहार नहीं देखा था। झीलों में उफान आ गया, सड़कों पर समंदर बहने लगा। पानी की लहरों के आगे जो भी आया उसकी जान पर बनाई। ये तस्वीर नैनीताल की है। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। देखिए कैसे इस नौजवान को बचाने के लिए सेना का जवान उसे पीठ पर बैठाता है और जैसे ही ये अपना एक कदम तेज रफ्तार पानी में रखता है, ये डगमगाकर गिरकर बह जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि सेना और उत्तराखंड पुलिस के जवान इन्हें बचा नहीं पाते और देखते ही देखते तीसरा जवान भी पानी में बह जाता है। घेरा बनाकर सेना के जवान जिस दुकान के बाहर खड़े हैं, वहां 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 15 घंटे से फंसे थे। नैनीताल में ये तबाही नैनी झील के ओवरफ्लो होने से आई। कल पूरे शहर में दहशत का माहौल रहा। नैनीताल की तस्वीर तो आपने देख ली, अब उत्तराखंड से आई कई जिलों से तबाही की तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने घरों की बुनियाद को खोखला कर दिया है। मिट्टी पोपली होने से पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। चमोली के थराली की ये तस्वीर देखिए। जोरदार बारिश के बाद पहाड़ों का मलबा नीचे आने लगा, जिसकी चपेट में ये घर आ गया। पहले घर का ऊपरी हिस्सा जमींदोज हुआ। इसके थोड़ी देर बाद घर का नीचे का हिस्सा भी कच्ची मिट्टी के मकान की तरह ढह गया। भारी बारिश की आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी चुनौती बन गई है। खराब मौसम के बावजूद कल NDRF के जवान लोगों की जान बचाने में लगे रहे। ये तस्वीर रुद्रपुर की है। देखिए NDRF के जवान कैसे लोगों को ऊपरी मंजिल से उतार रहे हैं। चलो आप आ जाओ। चलो जल्दी करो। अब चमोली की यह तस्वीर देखिए। वन विभाग के लोगों ने पानी में फंसे 10 तीर्थ यात्रियों को वन क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू हम सबको इतना अच्छे से नीचे लाने के लिए। उत्तराखंड में इस नई प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। अकेले नैनीताल में 25 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल राहत की बात यह है कि मौसम अब ठीक हो गया है। अभी तक जो आज रेनफॉल एक्टिविटी हुई है कुमाऊं रीजन में ही रही है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल रीजन के उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि चमोली और पौड़ी आएंगे, तो थोड़ी बारिश उनमें भी रही है। तो हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों में आज भी जो है जो कुमाऊं रीजन में उसमें मिली है। जहां तक भारी बारिश है वो बहुत कम हो गई है।
एक दो स्टेशन हैं जहाँ पे की हैवी रेंस मिली है, जिसमें कि जो चंपावत में एक दो स्टेशन है, इसी तरह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और अंदर जो है पिथौरागढ़ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। बेशक मौसम सुधर गया है, लेकिन कल पानी ने जो प्रलय मचाया उससे हुई बर्बादी की भरपाई काफी मुश्किल होगी। आज तक ब्यूरो। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट का फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस बीच आर्यन खान की रिहाई को लेकर शाहरुख खान के एक फैन ने कल दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में दुआ की। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन को गिरफ्तार किया था। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। के बेटे पे आर्यन पे उसको जेल से रिहाई अता हो और जो केस उसके ऊपर लगा हुआ है उसमें बाइज्जत बरी हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बारिक वसल्लम। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैसला आज सेशन कोर्ट लेगा। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज वीवी पाटिल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के अलावा अरबाज और मुनमुन की जमानत पर भी फैसला होना है। आज कोर्ट 3 में से एक विकल्प चुन सकता है। आर्यन को बेल मिल सकती है या फिर फैसला तैयार न होने की स्थिति में सुनवाई की नई तारीख मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में उनके वकील बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस सूरत में भी आर्यन को जेल में ही रहना होगा। जेल में आर्यन खान की काउंसलिंग भी करवाई गई थी। एनसीबी ने नियमों के मुताबिक आर्यन और गिरफ्तार किए गए बाकी आरोपियों की काउंसलिंग की। एनसीबी ने इन लोगों को ड्रग्स के नुकसान और उससे पीछा छुड़ाने के तरीके समझाए। जो हम लोग का काउंसलिंग होता है ना, इट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। जो आप मुझे नाम पूछा है, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट। काउंसलिंग इज फॉर ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं। उसमें से जो हम लोग ने इस्कॉन टेम्पल को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा भी बाकी के भी जो कुछ अदर रिलीजन से आते हैं, तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहेबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर 1। देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं सब धर्मों को। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने जेल से बाहर आने के बाद गरीबों की सेवा करने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने का वादा किया है। आर्यन खान ने सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी देने का प्रॉमिस किया है। जमानत मिलने के बाद अगले 6 महीने तक उन्हें अपने अच्छे कामों की तस्वीरें भी भेजनी होंगी। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।